अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3.1 को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3.2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3.10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3.2 says that define the following terms: inertia, momentum, force, force of friction, सेंट्रीपिटल फोर्स। दोस्तों, इन तमाम टर्म्स को हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिटेल स्टडीज़ के लिए आप उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ इनर्शिया। इनर्शिया को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज and state of rest or uniform motion is called inertia। यानी किसी ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को हम inertia कहते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है जब हम किसी बॉडी की रेस्ट हालत में या यूनिफॉर्म हालत में चेंज लाना चाहें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करो तो इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है जो इस फोर्स के खिलाफ मुज़ाहमत करती है। या अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम अपोजिट साइड पे फोर्स अप्लाई करें तो दिस ऑब्जेक्ट विल रेजिस्ट अगेंस्ट दिस फोर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। जितना मास ज़्यादा है उतना इनर्शिया ही ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सपोज करता हूँ कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का और एक ऑब्जेक्ट ये है 5 किलोग्राम का। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे मैं सपोज करता हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते हैं। और अगर यही 5 न्यूटन का फोर्स मैं इस पे लगा लूँ तो इसको मैं मोशन दे सकता हूँ। जस्ट मैं सपोज करता हूँ, क्योंकि इसकी मास कम है और इसकी मास ज़्यादा है। इट मीन्स कि इसको मैं मोशन इसलिए नहीं दे सकता कि यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा है, मीन्स के रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और इसको मैं आसानी के साथ मूव करा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया कम है मास की वजह से। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन दी मास। सेकेंड है मोमेंटम। मोमेंटम को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी बॉडी में हरकत की मकदार को मोमेंटम कहते हैं। या हम इसको यूँ भी डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का और ये एक सेकंड ऑब्जेक्ट है ये 2 किलोग्राम का है। दोनों इस साइड पे मूव करते हैं, इस साइड पे मूव करते हैं। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं मोमेंटम देखूं तो इसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है, इसमें हरकत की मकदार ज़्यादा है। अगर मैं इसको स्टॉप कराना चाहूँ तो इसके मुकाबले में इसको स्टॉप कराना मुश्किल है। इसकी मिसाल अगर मैं ट्रक की ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रक है 500 किलोग्राम की है और ये साइकिल है 2 किलोग्राम है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो इस ट्रक को स्टॉप कराना मुश्किल है क्योंकि ट्रक में हरकत की मकदार ज़्यादा है। अगर उसको मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो P = m × v। अगर ट्रक की मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो 500 किलोग्राम इसकी मास है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये हो जाएगा 2500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके मुकाबले में अगर इसकी मैं मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहूँ तो इट विल बी इक्वल टू 2 × 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है, मीन्स के हरकत की मकदार ज़्यादा है। यहाँ पे मोमेंटम कम है तो इसको हम आसानी के साथ स्टॉप करा सकते हैं क्योंकि हरकत की मकदार यहाँ पे कम है। थर्ड वन है फोर्स। फोर्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि एन एजेंट विच मूव्स और टेंड टू मूव द स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी और टेंड्स टू
change the speed and direction of a moving body is called force। मतलब यह है कि मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं पुश करूँ इस डायरेक्शन में तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या स्टील रेस्ट में रहेगा। तो इस पुश को हम फोर्स कहते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट और अपोजिट साइड पे हम इस पुश करते हैं, तो फिर इस सिचुएशन में भी दो पॉसिबिलिटी है, या ये ऑब्जेक्ट रुकेगा या अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा। तो इस सिचुएशन में इस पुश को हम फोर्स कहते हैं। या अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको पुश करूँ तो इसकी स्पीड चेंज भी हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो इस सिचुएशन में भी इस पुश को हम फोर्स कहते हैं। या अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल करें तो उस पुल को भी हम फोर्स कह सकते हैं। फोर्थ वन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पे बैक साइड पे एक फोर्स लगती है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये अर्थ है, इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे मूव करता है, तो यहाँ पे एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड पे है और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की कोशिश करती है। तो इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फिफ्थ वन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द फोर्स विच कंपेल्स ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जिसकी वजह से जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर करें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस लड़के, लड़की और स्टोन की मोशन जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। चूँकि ये सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तीनों, तो इनकी मोशन जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर है। Question number 3.3 says that what is the difference between mass and weight, action and reaction, sliding friction and rolling friction। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास जो है उसको हम ये डिफाइन करते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज नोन एज मास। किसी ऑब्जेक्ट में मादे की मकदार को मास कहते हैं। जबकि वेट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि वेट इज ए फोर्स विद हेल्प ऑफ विच ए बॉडी इज अटैच्ड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। वेट जो है ये एक फोर्स है जिसकी वजह से एक बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी ऑब्जेक्ट की मास चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वेट जो है इट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जी। मतलब यह है कि इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम आम ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर कर सकते हैं जबकि वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। SI यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम है जबकि SI यूनिट ऑफ वेट न्यूटन है। ये डिफरेंस है बिटवीन मास एंड वेट। दूसरा है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बॉडी है, एक ये आदमी है और ये वाल है। ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। ये आदमी अपने हाथों के थ्रू इस दीवार पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसको हम एक्शन कहते हैं। यानी फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई किया है उसको हम एक्शन कहते हैं। और रिएक्शन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। जब ये दीवार इन हाथों पे फोर्स अप्लाई करता है इस फोर्स को हम रिएक्शन कहते हैं। ये सेकंड बॉडी इस फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। थर्ड है स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स experienced by the body
व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड करती है इस दौरान जो फ्रिक्शन होती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द अदर बॉडी। यानी उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल करती है। रोलिंग के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इनर्शिया जो है किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट हालत में या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज के खिलाफ मुज़ाहमत करे। और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बी कहते हैं, जिसके मुताबिक इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until एक्सटर्नल या नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस वक्त तक जो है अपना स्टेट कंटिन्यू रखता है जब तक नेट फोर्स उस पर अमल ना करे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्वेश्चन 5 सेज दैट व्हाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस। किसी बस के छत पे ट्रेवल करना क्यों डेंजरस होता है? वो इसी वजह से कि यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि ये बस मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो ये बंदा जिसके छत पे बैठा हुआ है ये भी इस साइड पे मूव करता है। अब इस सिचुएशन में इसका ये निचले वाला हिस्सा जो है ये तो स्टेबल है, ये वाला हिस्सा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा स्टेबल नहीं है। अब अगर इस बस ने ब्रेक लगाया है तो उसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आगे की तरफ मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया। तो जब ड्राइवर ब्रेक्स लगाएंगे तो ये बंदा आगे की तरफ मूव करेगा, तो इस दौरान ये खतरा है कि ये बंदा आगे की तरफ यानी इस गाड़ी से गिर जाए। तो इसी वजह से गाड़ी के छत पे बैठना डेंजरस है। क्वेश्चन 3.6 सेज दैट व्हाई डज ए पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन ए बस टेक्स ए टर्न। ये कहता है कि जब बस टर्न लेता है तो पैसेंजर आउटसाइड पे क्यों मूव करते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास एक बस है और ये बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो इसके अंदर जो पैसेंजर है वो भी इस साइड पे मूव करते हैं। लेकिन जब बस यहाँ पे टर्न करती है तो यहाँ पे बैठे हुए लोग वो आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन बस चूँकि इस साइड पे डायरेक्शन चेंज करती है, तो लिहाजा ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पे पैसेंजर जो है इट विल मूव आउटवर्ड, बस से आउटसाइड इसकी बॉडी मूव करेगी। क्वेश्चन 3.7 सेज दैट हाउ कैन यू रिलेट ए फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कहता है कि हम फोर्स को चेंज एंड मोमेंटम के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो दोस्तों इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ चुकी है वो ये है कि एफ नेट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी। किसी बॉडी पे नेट फोर्स जब अमल करती है तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन force and change in momentum. Question number 3.8 says that what will be the tension in a rope that is pulled from its end by two opposite forces 100 Newton each। ये कहता है कि एक रोप है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अपोजिट साइड पे इस पे फोर्स अप्लाई होती है 100 न्यूटन की, तो इस रोप में जो टेंशन है वो कितनी होनी चाहिए। इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि चूँकि दोनों साइड्स पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस होगी इस रूप में वो भी 100 न्यूटन ही होगी। इसको जस्ट मैं यूँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर ये सेंटर है
तो इस बंदी की वजह से जो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होती है वो यहाँ तक मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये 100 न्यूटन टेंशन होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है, तो यहाँ पे भी 100 न्यूटन की टेंशन होगी। तो मीन्स के पूरे रूप की अगर हम बात करें तो 100 न्यूटन टेंशन है। Question number 9 says that action and reaction are always equal and opposite. Then how does a body move? ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो एक बॉडी फिर मूव क्यों करती है। इस डायग्राम के थ्रू पहले मैंने आपको बताया कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। दोस्तों, मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स को हम एक्शन कहते हैं और ये एक्शन इस ऑब्जेक्ट पे है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये एक आदमी है, वो फोर्स अप्लाई करता है, ये ऑब्जेक्ट इस आदमी पे फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। अब यहाँ पे एक्शन एक बॉडी पे है, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं। दो फोर्सेस उस वक्त कैंसिल करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे भी एक फोर्स है और इस साइड पे भी एक फोर्स है और दोनों अलोंग सेम एक्सिस एक दूसरे पे अमल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और अपोजिट में सपोज करता हूँ कि इक्वल है और अपोजिट है, तो इस सिचुएशन में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं है, डिफरेंट बॉडी पे है, एक्शन इस बॉडी पे है, रिएक्शन इस बॉडी पे है, तो जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेंगी। ऑफ कोर्स कि ये बॉडी इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगी जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी अगर इस फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 10 says that a horse pulls a cart. If the action and reaction are equal and opposite, then how does the cart move? दोस्तों, यहाँ पे भी वही फिनोमेना है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडीज पे नहीं है, डिफरेंट बॉडीज पे है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। यहाँ पे ये हॉर्स फोर्स अप्लाई करता है ज़मीन पे और ज़मीन हॉर्स पे फोर्स अप्लाई करती है, तो दोनों डिफरेंट बॉडी हो गए। और ये हॉर्स इस कार्ट पे भी फोर्स अप्लाई करता है, इस हॉर्स की एक्शन की वजह से ये कार्ट आगे की तरफ मूव करता है। तो चूंकि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं है, तो लिहाजा द कार्ट विल मूव। तो दिस इज समथिंग अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम 3.2 to 3.10. Thank you.